ओके, स्टार्ट करें। सुबह कहाँ तक पहुंचे थे, याद है ना? कहाँ तक पहुंचे थे? वेरिएशन ऑफ जीवित लैटिट्यूड वाइज, उसका मैंने नोट भी लिख के दिया था। अच्छा, जो सुबह पढ़ाया था, एक शॉर्टकट मेथड बताओ। शॉर्टकट मेथड जो भी सुबह हम लोगों ने किया था, वेरिएशन ऑफ जीवित लैटिट्यूड, क्या पता चला था बेटा? वहां पे बोलो। वेरिएशन ऑफ जीवित लैटिट्यूड में क्या पता चला था? एट पोल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मोर, और इक्वेटर पे इज लेस। बराबर है ना? अब उसी को थोड़ा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एप्लीकेशन के बेसिस पे मैं जरा एक्सप्लेन फिर से करता हूँ। शॉर्टकट 5 मिनट में खत्म होगा। ब्लैक स्टैंड, सेकेंड लास्ट, व्हाट इज द लैटिट्यूड, व्हाट इज वेरिएशन ऑफ जी विद लैटिट्यूड, क्या 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 पढ़ा आपने? लैटिट्यूड वाइज कैसे जी वेरी होता है। अच्छा, लैटिट्यूड का वैल्यू एट इक्वेटर कितना होता है? अच्छा, पोल पे कितना होता है? हम रिवाइज नहीं करके अगर गप्पा गोष्ठी कर रहे तो हम पाप कर रहे बेटा, और वो पाप आपको ही खा रहा है। आया ना? गलत है कि नहीं? फिर क्यों ऐसा कर रहे हो? बैठो, ध्यान दो थोड़ा। ओके, सब यहाँ आपको पता बेटा जो हमारा अर्थ है, पहले से परफेक्टली ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप में था। हमारा अर्थ वाज इनिशियली परफेक्टली स्फेरिकल इन शेप। It was spherical in shape. ऐसे ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, जैसे हमको पता है दिस इज पोल और ये हमारा इक्वेटर। और मैंने क्या डिस्कस किया था? अगर हमारा अर्थ रोटेट हो रहा है, मतलब यहाँ पे जितने भी मासेस हैं, ऑल मासेस आर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। बहुत सारे सर्कुलर पाथ है यहाँ पे, एंड ऑल मासेस आर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। ऐसा समझ लो बेटा। मतलब उन सारे मासेस पे कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है? सेंट्रीफ्यूगल। पेटल तो यूटिलाइज हो गया इसके लिए सर्कुलर मोशन। फाइनली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हो रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सबसे ज्यादा कहां पे होगा? इक्वेटर पे। रीजन क्या बेटा बोलो? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीपेटल फोर्स दोनों का फॉर्मूला mv स्क्वायर बाय आर, और v इक्वल्स टू क्या होता? आर ओमेगा। ओमेगा तो सारे मासेस का सेम ही रहने वाला। आर सबसे ज्यादा कहां पे है? इक्वेटर पे। तो यहाँ पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा करके यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सबसे ज्यादा है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब किधर एक्ट होता है? अवे फ्रॉम द सेंटर। इन सारे मासेस को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ पुल कर रहा है, और इधर भी सारे मासेस को बाहर की तरफ पुल कर रहा है। और कौन सा मास सबसे ज्यादा फोर्स के साथ पुल होगा बाहर की तरफ? इक्वेटर वाला। और उसकी वजह से बेटा
उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो हमारा अर्थ जो परफेक्टली स्फेरिकल शेप में था एलिप्टिकल शेप में आ गया। सबको समझा ऐसा क्यों हो गया बेटा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों नहीं है बोलो? बिकॉज यहाँ का रेडियस आर का वैल्यू क्या है? 0। यहाँ का वेलोसिटी 0। यही तो था ना हमारा, पोल वालों पे रोटेशन का कोई इफेक्ट ही नहीं होता है ना। तो यहाँ वाला इक्वेटर पे सबसे ज्यादा था करके बेटा ऐसा इलॉन्ग एलिप्टिकल शेप में आ गया हमारा। एंड हेंस इक्वेटर पे जो रेडियस है वो इस पोल के रेडियस से ज्यादा है कि नहीं? दिस इज द रेडियस अलोंग इक्वेटर एंड दिस इज द रेडियस अलोंग पोल। अभी जो हम लोगों ने फर्स्ट डेरिवेशन फाइंड आउट किया था रिलेशन बिटवीन जी एंड जी एच, उसमें हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था G इक्वल्स टू GM बाय आर स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को मैं दो बार लिखता हूं, G इक्वल्स टू GM बाय आर स्क्वायर, G इक्वल्स टू GM बाय आर स्क्वायर। फॉर इक्वेटर तो रेडियस अलोंग इक्वेटर, अलोंग पोल तो रेडियस अलोंग पोल। कुछ डाउट है क्या? पक्का डाउट नहीं है? यस। इसी फॉर्मूले से मैंने दोनों को लिख दिया, इधर भी और इधर भी। अब इन दोनों में से एक बात बताओ बेटा, आर ई बड़ा है कि आरपी बड़ा है? सिंस आर ई इज मोर देन आरपी, therefore acceleration due to gravity along equator is less than acceleration due to gravity at pole. GM तो सेम ही है, कोई चेंज नहीं बेटा। ये रेडियस अलोंग इक्वेटर, रेडियस अलोंग पोल। किसका वैल्यू ज्यादा है बेटा बोलो? इसके लिए G का वैल्यू क्या हो जाएगा? कम। आरपी का वैल्यू कम है तो जीपी का वैल्यू क्या हो जाएगा? ज्यादा। पढ़ा तो वही था ना हम लोगों ने। ये सबको समझा बेटा? अच्छे सबको समझा? हिस्ट्री समझा अपना? हमारा और पहले क्या था? परफेक्टली स्फेरिकल इन शेप था, एलिप्टिकल शेप में क्यों आ गया? As Earth is rotating, all masses are performing circular motion. सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो उनके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है तो सबसे ज्यादा कहां पे होगा? इक्वेटोरियल वाले प्लेन में। हेंस वहां का फोर्स ज्यादा होने की वजह से इसे इलॉन्गेट होगा। अब जो फार्मूला है पोल और इक्वेटर के लिए अप्लाई किया और हमें पता चला कहां पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ज्यादा है बेटा बोलो? पोल। और इक्वेटर पे क्या है? इसी को हम लोगों ने कितना डेराइव करके कितना जीवाला त्रास था बेटा। देखा ना, सुबह रिजोल्यूशन कर रहे थे, क्या क्या कर रहे थे, सॉल्व हो। वो अलग बात है कि यहाँ पे ऐसा लिखेंगे तो 0 मार्क्स मिलेगा, उसी पे मार्क्स मिलेगा, बट एक समझने का सिंपल सा तरीका, तो इसको भी छाप लोग इधर नोट करके फिर अगले पार्ट पे आते हैं हम लोग। यस, आप लोग टाइम चाहिए था।
Done? Done, everyone? Online वालों, done it is. Okay. बेटा लास्ट का 2 पॉइंट देखो ना, सिंपल तो है। G equals to GM by R square कहाँ पे प्रूव किया था बेटा, बोलो? रिलेशन बिटवीन G एंड GH पे हम लोगों ने प्रूव किया है। अब इसी फार्मूले को मैंने 2 बार लिख दिया, सेम फार्मूले को 2 बार लिखा। एक बार किसके लिए लिखा? इक्वेटर के लिए। एक बार किसके लिए लिखा बेटा, बोलो? पोल के लिए। अब यहाँ पे दिख रहा है ना बेटा, इक्वेटर पे रेडियस इज मोर, पोल पे रेडियस इज लेस। डिनोमिनेटर एक कम है, सर ये ज्यादा और एक कम है, इसके लिए ये वाला कम हो जाएगा और ये वाला ज्यादा हो जाएगा। यस आदित्य, अभी समझा बेटा? आदित्य मंडल, आदित्य, गॉट इट बेटा? ओके ओके। हाँ, इक्वेटर पे रेडियस बड़ा है, जीएम जीएम सेम बेटा। ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट बड़ा है तो जी लेस हो जाएगा ना। बराबर है, मैंने बराबर लिखा है ना। कुछ डाउट है तो बोल बेटा, समझा बेटा? पक्का? ओके, स्टार्ट करें, आगे बढ़े हम लोग अभी। डन? अच्छा, मैंने आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, आप लोगों ने फाइंड आउट किया कि नहीं? आप लोगों को याद है मैंने क्या क्या पॉइंट्स पूछे थे? ये सारे प्लैनेट सर्कुलर पाथ पे क्यों घूमते हैं? किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए 2 स्टेज रॉकेट क्यों चाहिए? ना बेटा, ग्रेविटी क्रॉस नहीं कर सकते ना। एक बार हम अपने ग्रेविटी के बाहर चला गया तो फिर वो कहाँ जाएगा, उसके बाद हमारा कंट्रोल ही नहीं रहेगा। हम अपने ग्रेविटी के बाहर नहीं देख सकते। तो कंफर्मेशन जितने भी सैटेलाइट्स है सारे के सारे हमारे ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में ही है। हाँ, वेट लूज करने के लिए 2 स्टेज रॉकेट। बेटा अभी एक ही टैंक में मैं 100 लीटर भर दूं या 2 में 50-50 लीटर भरूं, बात तो एक ही हो जाएगा। हाँ बेटा, हाँ वो नीचे आ जाता है, ग्रेट, वो नीचे आ जाता है, बट ऐसा उसका परफेक्ट रीजन नहीं है बेटा। 90 डिग्री पे टर्न होता है, तो भी तो क्वेश्चन है कि 90 डिग्री पे क्यों टर्न होता है? इससे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, चलो सब यहाँ देखो, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मुझे आप लोग बताओ, सबसे पहले मुझे बताओ सैटेलाइट क्या है? व्हाट इज सैटेलाइट? नेचुरल सैटेलाइट्स नहीं है, नेचुरल सैटेलाइट्स भी है। ये जितने भी प्लैनेट्स हैं, these all planets are said to be natural satellite for the sun. Moon is said to be natural satellite for the earth. तो सैटेलाइट किससे बोलोगे? What do you mean by satellite? हाँ बेटा, ये ऐसा तो कुछ नहीं है बेटा। मान लो दो दोस्तों में तकरार हो गई है, बातचीत नहीं हो रही, मैंने दोनों का मांडोली करा दिया, मैं सैटेलाइट हो गया? कम्युनिकेशन सेट करा दिया मैंने। हाँ या ना, हाँ या ना बेटा? anyhow देखो कहता है when a small mass is revolving around a very heavy mass, तो कोई भी एक छोटा सा मास
किसी बड़े मास के ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में उसके सराउंडिंग में रिवॉल्व होता है, उसी को हम सैटेलाइट बोलते हैं। तुम someone asks you what is satellite, तो आप बोल सकते हो when a small mass is revolving around a very heavy mass। जब कोई भी एक छोटा सा मास किसी बड़े मास के ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में रिवॉल्व होता है, तो उसी को हम लोग सैटेलाइट बोलते हैं बेटा। इज दैट क्लियर? सैटेलाइट। अभी ये जितने भी मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था, ऑल प्लैनेट्स आर हैविंग द मासेस। सारे प्लैनेट्स के पास मास है और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा मासेस है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट सबके सब सन के अराउंड में क्यों घूमते हैं? बिकॉज सन का मास सारे प्लेनेट के मासेस से सबसे ज्यादा है, उसका मास सबसे ज्यादा है बेटा। इसके लिए उसका ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा है और यही रीजन है कि सारे के सारे प्लैनेट्स उसके सराउंडिंग में रिवॉल्व होते हैं। तो उस तरह से हम बोल सकते हैं कि जितने भी प्लैनेट्स हैं, ऑल प्लैनेट्स आर अ नेचुरल सैटेलाइट फॉर द सन। At the same time, moon is revolving under the influence of Earth's gravitational field. Hence, moon is said to be natural satellite for the moon. Sorry, Earth. Yes or no? तो एक सैटेलाइट वाला पार्ट ओके। बेटा पता है मैंने आपको जो क्वेश्चन पूछा था कि व्हाई टू स्टेज रॉकेट इज रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट। किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए टू स्टेज रॉकेट क्यों चाहिए? व्हाई टू स्टेज रॉकेट इज रिक्वायर्ड? तो बेटा उसका आंसर ये है, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट vertical velocity into horizontal velocity. Yes, in order to convert vertical velocity into horizontal velocity, two stage rocket is needed. अब आपके मन में दो क्वेश्चन आएगा, सर हमको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्यों चाहिए, और अगर हॉरिजॉन्टल चाहिए ही था तो वर्टिकल दिया काहे को? हॉरिजॉन्टल ही दे देना। चलो मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा, उसके पहले मुझे आप सब बताओ हॉरिजॉन्टल मींस व्हाट एंड वर्टिकल मींस व्हाट? यस, लास्ट टाइम बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया था, स्लीपिंग लाइन इज हॉरिजॉन्टल लाइन, स्टैंडिंग लाइन इज वर्टिकल लाइन। ऐसा नहीं है बेटा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, हम लोग पढ़ेंगे, मैं या अमोल सर में से कोई भी आपको पढ़ाएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो मेरे लिए स्टैंडिंग है वो शायद किसी के लिए स्लीपिंग है, जो मेरे लिए स्लीपिंग हो शायद किसी और के लिए स्टैंडिंग है। तो हम किसी को रेफरेंस लेके बात करें, क्योंकि हम अर्थ सरफेस पे हैं, तो एनी लाइन पैरेलल विद द अर्थ सरफेस इज सेड टू बी, एंड एनी लाइन परपेंडिकुलर टू द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड वर्टिकल। ठीक है, अब मैं इन दोनों क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, जरा ध्यान से देखना बेटा सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट। समझो बेटा, आपको ना आज समझ में आएगा कि छोटी छोटी चीजों के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। कोई भी चीज अपनी मर्जी से नहीं होती, उसका कुछ तो रिलेशन रहता है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये हमारा और ये हमारा सन। सन से रे सब जगह पे आएंगे बेटा ऐसे। बराबर है। एक बार ना एक बच्चा मुझको भड़क गया, सर आप बड़ा गलत डायग्राम बनाते हो, सर अर्थ बड़ा है, सन छोटा दिखाया आपने, ताकि सन के साइज में हमारा अर्थ कितना छोटा है। मैं बोला एग्रीड बेटा, एग्रीड। मैं किस एंगल से बना रहा हूँ? वी आर ऑन द अर्थ और हम सन को देख रहे हैं, आया ना बेटा? एरोप्लेन में हमारे जैसे 500 लोग रहते हैं, देखने पे हमारा एरोप्लेन इतना ही तो दिखता है ना ऊपर, हमको इतना ही दिखता है, बट हमारे जैसे 500 लोग रहते हैं। तो मैं किस एंगल से दिखा रहा हूँ? तो वी आर द अर्थ, सन को देखते हैं, हमको तो छोटा सा ही दिखता है ना बेटा, हमारा अर्थ कितना बड़ा हमको लगता है, सन हमको इतना सही तो दिखता होगा। तो उस एंगल से बनाया डायग्राम। तो कुछ प्रॉब्लम है इसमें? ओके, उसको मैंने जो भी बोला था आपको नहीं सुना है।
बेटा उसको मैंने सब बोला था कि दो साइंटिस्ट है, तो एक साइंटिस्ट दूसरे साइंटिस्ट को क्या बोलता है, यार सब लोग मार्स पे जाते हैं, मून पे जाते हैं, चल अपन सन पे जाते हैं। दूसरा वाला उसको बोलता है तू सन पे जाएगा, पागल हो गया, होश में है कि नहीं? पता है ना, सॉलिड को हीट देते हैं तो लिक्विड में, उसको और हीट दिया तो गैसेस में, पगला सन के इधर जाएगा, सॉलिड से सीधा गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, सन पे जाने की बात करता है। तो बोल, तुम्हें को पागल समझता है, तुमको पागल समझता है क्या? मैं रात को जाएगा। ओके, तो बेटा हमारा सन, ये हमारा अर्थ, ये जो रेस है ना बेटा, ये जो रेस ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ, ये जो अर्थ है सन के इक्वेटोरियल प्लेट में घूमता है, ये सन हमारा है ना बेटा, ऐसा सन है ना, तो अर्थ ऐसे घूमता बेटा, ऐसा ये इक्वेटोरियल प्लेन हो, ये वर्टिकल प्लेन हो गया, ये इक्वेटोरियल प्लेन, इस तरह से घूमता है, इनफैक्ट ऐसे से घूमता है, ऐसे ऐसे घूमता। पता है ना हमारे अर्थ का दो तरह का मोशन होता है, स्पिन मोशन, ऑर्बिटल मोशन। स्पिन मोशन का टाइम पीरियड 24 आवर्स और एक ऑर्बिटल मोशन का टाइम पीरियड 365 डेज एंड 6 आवर्स। वो 6 आवर्स 4 साल में मिला के 24 हो जाता, हमारा लीप ईयर आ जाता है 366 डेज। यस और नो? तो दो टाइम पीरियड हमारे अर्थ का, लेकिन जो हमारा अर्थ है वो सन के कौन से प्लेन में घूमता है? इक्वेटोरियल प्लेन में। और कैसे घूमता बेटा? वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ये हमारा नॉर्थ, ये हमारा साउथ, ये हमारा ईस्ट, ये हमारा वेस्ट, और ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूमता है और इक्वेटोरियल प्लेन। इसके लिए हमें लगता है कि सन ईस्ट से वेस्ट में जा रहा है, एक्चुअली हम वेस्ट से ईस्ट में जा रहे हो। बेटा इसको ना बताने के पीछे का मेरा मकसद क्या है कि हमारा अर्थ सन के इक्वेटोरियल प्लेन, मतलब कौन सा मोशन कर रहा है बेटा, बोलो? हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है, हॉरिजॉन्टल। ये बेटा अगर दो लोगों को सिंक्रोनाइज होना है, साथ साथ में चलना है, तो दोनों को एक ही मोशन करना पड़ेगा। अगर हमारे सैटेलाइट को हमारे साथ सिंक्रोनाइज होना है, तो उसको भी हमारे जैसा मोशन करना पड़ेगा। हमारा अर्थ का कौन सा मोशन है? हॉरिजॉन्टल, तो सैटेलाइट को भी कौन सा मोशन करना पड़ेगा? तभी तो हमारे साथ सिंक्रोनाइज होगा ना। इसके लिए बेटा उसको ऊपर जाके कौन सा मोशन चाहिए? हॉरिजॉन्टल। अब आपके मन में आएगा कि सर फिर हम वर्टिकल देते ही क्यों है? फिर वर्टिकल देते ही क्यों है? जरा ध्यान से देखो बेटा, यहाँ ये हमारा अर्थ, लाइन मारना भी आर्ट है ना बेटा। ये देखो यहाँ पे सब लोग खड़े हैं अर्थ सरफेस पे, मेरा ऐसा क्वेश्चन है, क्या नीचे वाले उल्टे हैं? ऐसा है बेटा, ऐसा है क्या कि यहाँ पे पूरा स्काई है, इधर पानी ही पानी, ऐसा बोलते हैं ना अर्थ के नीचे पानी है, तो ऐसा है क्या जैसा पानी पानी इधर सिर्फ और स्काई सिर्फ ऊपर ही ऐसा है? यहाँ के लोग भी हमारे जैसे हम सीधे खड़े, यहाँ के लोग भी सीधे ही खड़े। रीजन क्या बेटा? कोई कहीं पर भी रहने दो, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा किधर एक्ट होता है? along the radius towards the center, along the radius towards the center, always acting along the radius towards the center. ग्रेविटेशनल फोर्स सबको खींच कर रखा अपने सेंटर और सब अपने अपनी जगह पे स्टेबल। सब सो ये हमारा हो गया अर्थ, एवरीवन स्टैंडिंग, जैसे हम सब जगह पे लोग वैसे ही है। यहाँ पे स्काई है,
इधर भी स्काई है, यहाँ पर भी स्काई है, यहाँ पर भी है, इधर भी है और पीछे के साइड पे सब तरफ स्काई है। ऐसा तो नहीं है ना यहाँ पे हम पत्थर फेंकेंगे तो सब घूम के नीचे आ जाएगा, ग्रेविटी खींच लेगा, और यहाँ पे फेंकेंगे तो नीचे नीचे ही जाता रहेगा, ऐसा है क्या? नहीं बेटा, आप किधर भी पत्थर को फेंको वो घूम के हमारे ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में कहां पर आएगा? अर्थ सरफेस पे ही आ जाएगा। इधर भी फेंकोगे तो अर्थ सरफेस पे ही आएगा। रीजन क्या है? सब जगह पे ग्रेविटेशनल फोर्स किधर एक्ट होता है? टुवर्ड्स द सन। एवरीबॉडी विल कम टू द अर्थ सरफेस वन। सब तरफ स्काई है। अब देखा जाए आपकी लैंग्वेज में तो ये सब स्लीपिंग लाइन है, ये स्टैंडिंग लाइन है, ऐसा ही ना? देखिए बेटा, अगर अर्थ सरफेस को देखा जाए तो जो इसका पैरेलल लाइन होगा उसको हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, यहाँ पे पैरेलल होगा तो हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, और ये जितने भी लाइन यहाँ पे दिख रहे हैं देखो, परपेंडिकुलर टू द अर्थ सरफेस, परपेंडिकुलर टू द अर्थ सरफेस, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, सब के सब क्या है बेटा? बोलो परपेंडिकुलर टू द अर्थ। तो ये सबके सब क्या हो गया बेटा? बोलो वर्टिकल। कहीं पर भी हॉरिजॉन्टल है क्या? ना, कहीं पर भी हॉरिजॉन्टल। हमें सैटेलाइट को ऊपर फेंकना है, ऊपर। ऊपर आप इधर फेंको, इधर फेंको, किसी भी डायरेक्शन में फेंको ना बेटा, किसी भी डायरेक्शन में। ऊपर मतलब क्या हो गया? वर्टिकली हुआ। हॉरिजॉन्टल दे सकते हैं क्या? नहीं। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होगा बेटा पता है? अर्थ सरफेस पे घुमाओ उसको। और ऐसा नहीं कि हम सैटेलाइट को अर्थ सरफेस पे नहीं घुमा सकते। अरे इतने बड़े बड़े ट्रेन को तो घुमा ही रहे ना, ट्रैक बना दिया उनके लिए, घूम रहे हैं सारे ट्रेन में। वैसे हम लोग ट्रैक बना देंगे, सैटेलाइट भी घूमेगा, बट दिखाएगा क्या? बिल्डिंग के गेट, दुकाने को गेट, यही दिखाएगा ना बेटा, ज्यादा कुछ दिखाई देगा? आपको पता एक सैटेलाइट को बनाने के लिए ना एम्पल ऑफ मनी, एम्पल ऑफ टाइम, एम्पल ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग मिलके बेटा ना दिन रात बहुत ज्यादा मेहनत करते, बहुत ज्यादा पैसा लगता है, तब जाके एक सैटेलाइट बना। सैटेलाइट को बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। पहली बात तो उसके लिए हमें एक ऑर्बिट ढूंढना पड़ता है कि कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व होगा तो हमें प्रॉपर नेटवर्किंग भी मिलेगा, और मतलब जिस पर्पस के लिए हम लॉन्च कर रहे हैं वो हमको प्रॉपर नेटवर्किंग भी मिलेगा, और घूमते घूमते किसी के साथ कोलाइड भी नहीं हो। किसी के साथ कोलाइड हुआ तो स्वाहा ही ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो स्पेस में वो ऑर्बिट ढूंढना सबसे इम्पोर्टेंट। चलो ढूंढ लिया, सैटेलाइट्स को बनाना पड़ता है बेटा। मंगलयान में देखा होगा आप लोगों ने, उसको बनाना कितना बड़ा टास्क है, बहुत सारा कैलकुलेशन, ज्यादा वजन नहीं होना चाहिए, ऐसा मटेरियल होना चाहिए और फट भी गया हो अपने आप से रिपेयर भी हो जाना चाहिए, कितना सब कैलकुलेशन रहता है। चलो सब हम लोगों ने बना भी दिया, उसके अंदर कितना फ्यूल देना पड़ेगा, वो भी हो गया। क्या वेलोसिटी के साथ लॉन्च करना पड़ेगा, वो भी हो गया। तो कहां से लॉन्च करना वो भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेटा दो में से एक रॉकेट तो टूट के नीचे ही आना। पता चला यहीं से लॉन्च कर दिया अपने टेरेस से, एक टूट के नीचे गिरा, 2-4 माला गायब। ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए। इसके लिए उसको कहां से लॉन्च करते हैं? डेजर्ट्स में से या ओशियन के किनारे से लॉन्च करते हैं। एक टूट के नीचे गिरेगा तो डेजर्ट में गिरेगा या पानी में गिरेगा, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। स्पेस भी फिक्स कर लिया तो क्या टाइम पे लॉन्च करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट। क्यों? इधर से हम लोगों ने लॉन्च कर दिया, इधर से ये जा रहा है, कोई दूसरा आ रहा है, आग गले लग जा, सब फिर खत्म, सब हमारा करोड़ रुपया गया पानी। आया ना? तो बेटा ये सब बहुत बड़ा कैलकुलेशन है। सोचो इतना सारा कैलकुलेशन हम लोग करके बिल्डिंग का गेट देखेंगे तो हद है ना। इसके लिए आपको उसको कहां पे फेंकना बेटा? बोलो ऊपर, हाइट पे। याद करो मैंने क्वेश्चन अच्छा आपको बोला था कि आप अपने इस कमरे में बैठे हो, आपको क्या दिखाई देगा? अरे 4 दीवार, 2 दीवार और ऐड कर दो ऊपर नीचे का 6 दीवार। लेकिन बेटा अगर अपने बिल्डिंग के टेरेस पे जाएंगे, आजू बाजू के 20-25-30 बिल्डिंगें दिखाई देंगी। 25 माले पे जाएंगे 2-4 स्टेशन तक दिखाई देगा। 50 माले पे जाएंगे आधी मुंबई दिखाई देगी। 100 माले पे जाएंगे मे भी पूरा मुंबई दिखाई देगा। कंडीशन अप्लाइड, हमारा विजिबिलिटी उतना होना चाहिए। हाँ या ना? तो हम जितना ऊपर 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 जा रहे हैं ना बेटा, हम उतना ज्यादा रेंज में देख पाएंगे।
बोलो का इंफॉर्मेशन, आप कम्युनिकेशन सैटेलाइट की बात कर रहे थे बेटा। कम्युनिकेशन सैटेलाइट हमारे अर्थ सरफेस से 36,000 किलोमीटर के हाइट पे है। अर्थ का रेडियस पता है ना बेटा, 6,400, और इसके सरफेस से ऊपर कितना, 36,000 के हाइट पे जाके हमारा कौन है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो यू नो इतने हाइट पे होने के बावजूद भी वो हमारे अर्थ का सिर्फ 35 to 40% पोर्शन ही कवर कर पाता। इतना हाइट पे होने के बावजूद भी वो हमारे अर्थ का कितना पोर्शन कवर कर पाता है, 35 to 40% पोर्शन। और इसीलिए बेटा अगर हम ग्लोबल वार्मिंग करना चाहते हैं, पूरी दुनिया को एक साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो कम से कम 3 सैटेलाइट चाहिए, 1 2 3। तो ये 35-40%, ये 35 to 40 और ये 35 to 40, तब जाके पूरा हमारा ग्लोब कवर हो। तो एटलीस्ट 3 सैटेलाइट्स आर रिक्वायर्ड फॉर ग्लोबल कम्युनिकेशन। और ऐसा नहीं बेटा कि हम लोग बहुत पावरफुल सैटेलाइट बना के उसके डिवाइसेस बहुत पावरफुल लगा के एक ही सैटेलाइट से कर सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं। ये पॉसिबल होता अगर हमारा अर्थ सरफेस सिर्फ फ्लैट होता तो। ये तो बेटा ऐसा स्फेरिकल शेप में है ना, ऐसा स्फेरिकल शेप में है ना, ऊपर से अगर कोई पार्ट होगा तो ज्यादा इतना ऊपर वाला पोर्शन ही कवर करेगा, नीचे वाला पोर्शन थोड़ी कवर कर पाएगा। इसके लिए किधर होना चाहिए और एक इधर होना चाहिए, तब जाके बेटा हमारा पूरा ग्लोब कवर होता है, उस सैटेलाइट के रेंज में आता है और ग्लोबल कम्युनिकेशन पॉसिबल। मेरा बात सबको समझा? तो एक चीज क्लियर हुआ, हमें सैटेलाइट को वर्टिकल वेलोसिटी ही क्यों देना है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हम नहीं दे सकते। देने का मतलब उसका यूज क्या हो जाएगा, 0। इसके लिए बेटा हम लोग वर्टिकल वेलोसिटी दें ताकि वो हाइट पे जाए और उसको एक रेंज मिले। तो बाय डिफॉल्ट आप किधर भी लॉन्च करो, सबका सब क्या बेटा बोलो, वर्टिकल। तो हमें बाय डिफॉल्ट उससे वर्टिकल वेलोसिटी। अब ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाने के बाद हमारे अर्थ के साथ सिंक्रोनाइज होने के लिए उसका मोशन कैसा होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल। इसके लिए बेटा ऐसे दो रॉकेट्स जाएंगे, 2 स्टेज रॉकेट जाएगा। यहाँ पे हाइट पे जाने के बाद, एक हाइट पे से जाने के बाद एक सैटेलाइट टूट के किधर आ जाएगा, एक सैटेलाइट टूट के ऐसा देखो सर नीचे आ जाएगा, और एक जो एक रॉकेट है वो 90 डिग्री पे ऐसा टर्न हो जाए, वो 90 डिग्री पे इधर टर्न होगा, इधर टर्न होगा, इधर टर्न होगा, किधर टर्न होगा, वो हमारे ऊपर डिपेंड, बट 90 डिग्री पे ही टर्न होगा। तो ये वर्टिकल था, जैसे 90 डिग्री पे टर्न हो गया तो क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल, अर्थ के साथ आ गया। बेटा 90 पे टर्न करने के पीछे भी एक लॉजिक है, जानना चाहोगे क्या? ध्यान से देखना बेटा, सब ध्यान से देखना। यहाँ देखो, यहाँ पे मान लो हमारा सैटेलाइट आ गया, हमने वर्टिकल वेलोसिटी दिया, वो यहाँ पर आ गया बेटा, यहाँ पे यहाँ पर आ गया। उसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है बेटा, बोलो, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है उसको, किधर एक्ट हो रहा है, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। और यहाँ पे हमने उसको 90 डिग्री पे टर्न कर दिया, 90 डिग्री, मतलब उसको पास जो वेलोसिटी है इसका 90 डिग्री पे आ गया, बराबर है। तो बेटा आपको याद होगा तो मोशन इन प्लेन मैंने कराया था, आप लोगों को बताया था, किसी बॉडी को अगर सिर्फ फोर्स देंगे तो उसका लीनियर मोशन हो, टॉर्क अप्लाई करेंगे तो रोटेशनल मोशन हो। उसी तरह से जब कभी भी फोर्स और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगा तो कौन सा मोशन होता है, सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन होता है, सर्कुलर मोशन। तो जानबूझ के बेटा उसको 90 डिग्री पे टर्न करते हैं, ताकि जब 90 डिग्री पे टर्न होगा तो फोर्स और वेलोसिटी दोनों किस पे आ गया, 90। और जब दोनों 90 पे आएगा तो उसका ऑटोमेटिकली कौन सा मोशन स्टार्ट हो जाएगा, तो सैटेलाइट का सर्कुलर मोशन हो, इसके लिए हम उसको 90 डिग्री पे टर्न करें। अब आपके मन में अगला क्वेश्चन आएगा, सर हमको सर्कुलर मोशन ही क्यों चाहिए? ये बेटा आप चाहते हो आपका इंस्टाग्राम बंद हो जाए, व्हाट्सएप बंद हो जाए, फेसबुक बंद हो जाए, हमारी जान निकल जाएगी उसके बिना, तो है ना फेसबुक वगैरह, ट्विटर, ये सब निकलना नहीं चाहिए ना, बराबर है।
और ये सब किस पे वर्क कर रहा है बेटा बोलो? सैटेलाइट। सैटेलाइट कहाँ पे है? हाइट पे है, करके वो सबको मैनेज कर रहा है। बेटा अगर वो सैटेलाइट अर्थ सरफेस पे आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारा सैटेलाइट कभी भी अर्थ सरफेस पे नहीं आए, हाइट पे रिवॉल्व होता रहे। ये बेटा सोच के देखो, किसी भी बॉडी को जब ऐसा फोर्स अप्लाई करके अपनी तरफ खींचोगे तो अपनी तरफ आ जाएगा कि नहीं? इस पेन को यहाँ से छोड़ देंगे तो ग्रेविटी नीचे लेके आ जाता। क्या उस सैटेलाइट को हमारा अर्थ नहीं पुल कर रहा? कर रहा है। फिर वो क्यों नहीं आ जाता? आना चाहिए ना। ऐसा तो है नहीं कि वो हमारे ग्रेविटी के बाहर चला गया, हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स का कुछ इंफ्लुएंस उस पर नहीं है और वो घूम रहा है। वो हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स के इंफ्लुएंस में ही है। फिर वो क्यों नीचे नहीं आता? क्यों नीचे नहीं आता बेटा? क्योंकि उसको एक फोर्स बैलेंस करके रखता है। एक सिंपल सा पॉइंट बेटा, तेरा हाथ दे। अगर मैं उसको इधर पुल किया, देख इधर आ गया, पुल हो गया। ध्यान देख बेटा, अगर उसको मैं इधर पुल करूंगा, देख इधर आ गया, इधर पुल करूंगा, इधर ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? अब सोच के देख बेटा, सोच के देख, ध्यान से सोच। बैठ बेटा बैठ। मैं इसको इधर पुल कर रहा हूँ, इस तरफ पुल कर रहा हूँ, और ये आगे नहीं आना चाहता, तो किधर फोर्स अप्लाई करेगा बोलो? सेम लाइन में पीछे की साइड, बराबर है। तो अगर हमारे सैटेलाइट को ग्रेविटेशनल फोर्स किधर पुल कर रहा है बेटा बोलो? अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। और अगर हमारा सैटेलाइट नीचे नहीं आना चाहता है, या हम चाहते हैं कि वो नीचे ना आए, तो उसके ऊपर एक ऐसा फोर्स एक्ट होना चाहिए जो कैसा एक्ट होना चाहिए? अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर। ये प्यारे बच्चे लोग, along the radius away from the center कौन सा फोर्स एक्ट होता है? सेंट्रीफ्यूगल। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को तभी एक्ट होगा ना जब सर्कुलर मोशन होगा, अदरवाइज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हो सकता है क्या? तो जानबूझ के हम सर्कुलर मोशन कराते हैं, क्यों? ताकि सर्कुलर मोशन होगा तो कौन सा फोर्स एक्ट होगा? सेंट्रीफ्यूगल। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसा एक्ट होगा? along the radius away from the center। और वो क्या करेगा? हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करेगा, जो किधर एक्ट होता है? along the radius towards the center। वो कैसा बैलेंस करेगा? along the radius away from the center। और वही फोर्स उसको क्या करके रखता है? ऐसा बैलेंस। एंड हेंस हमारा सैटेलाइट ऐसा गोल 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 घूमता रहता है, बट अर्थ सरफेस पे नहीं आता। अब ये सब समझा? सारा लॉजिक अच्छे सबको समझा बेटा? 90 डिग्री पे टर्न क्यों होना है? ताकि फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाए। क्यों परपेंडिकुलर होना चाहिए? ताकि सर्कुलर मोशन हो जाए। सर्कुलर मोशन क्यों चाहिए? ताकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों चाहिए? ताकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर सके। नहीं तो ग्रेविटेशनल फोर्स पुल करके अर्थ सरफेस पे लेके आ जाएगा और हमारे सारे प्रोग्राम का वाट लग जाएगा। अंडरस्टूड है सारा कॉन्सेप्ट? अच्छे सबको समझा? किसी कुछ डाउट है क्या बेटा? एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट? ओके, ओके बेटा, थैंक यू। चलो अब आगे बढ़े हम लोग। आगे बढ़े मतलब उसको लिखना भी हम लोगों को। वेट कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे? हेडिंग डालो, नोट करके हेडिंग डालो और कुछ पॉइंट्स लिखो पहले। राइट डाउन, नोट में फर्स्ट पॉइंट, when a small mass is revolving, when a small mass is revolving round a very heavy mass, when a small mass is revolving round a very heavy mass, under the influence of its gravitational force, under the influence of its gravitational force, under the influence of its gravitational force,
under the influence of its gravitational force, then it is called satellite. Then it is called satellite. Then it is called satellite. Then second point लिखो. Second point, all planets are natural satellite. All planets are natural satellite of sun. All planets are natural satellite of sun. Full stop, continue. Moon is natural satellite. Moon is natural satellite. Moon is natural satellite of Earth. Moon is natural satellite of Earth. हो गया? अगला पॉइंट, Earth is revolving. Earth is revolving round the sun. Earth is revolving round the sun in equatorial plane. Earth is revolving round the sun in equatorial plane from west to east. From west to east. So क्या लिखा बेटा बोलो? Equatorial plane from west to east. Done? Okay. अगला point. In order to convert vertical velocity into horizontal velocity, in order to convert vertical velocity into horizontal velocity, vertical velocity into horizontal velocity, two-stage rocket two-stage STAG, two-stage rocket is required. Two-stage rocket is required to launch a satellite. Two-stage rocket is required to launch a satellite. That two-stage rocket is required to launch a satellite. ठीक है? अब ये डायग्राम में हमको सारे आंसर्स मिल जाएंगे. हमको वर्टिकल वेलोसिटी क्यों देना है? क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट देना है. हमको हॉरिजॉन्टल क्यों चाहिए? क्योंकि बेटा हमारा जो अर्थ है वो सन के इक्वेटोरियल प्लेन में घूमता है, आई मीन हॉरिजॉन्टल मोशन करता है. गेटिंग में दिस? फिर हमारा सैटेलाइट सब सर्कुलर पाथ पे क्यों घूमता है? उसका भी रीजन है बेटा. सबसे पहला तो स्टार्ट होता है कि हमारा जो टू स्टेज रॉकेट है एक डिटैच होके नीचे आ जाता है और दूसरा 90 डिग्री पे जो टर्न होता है उसके पीछे का लॉजिक क्या है कि फोर्स और वेलोसिटी
दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर हो जाए। क्यों परपेंडिकुलर हो जाए? ताकि सर्कुलर मोशन का कंडीशन फुलफिल हो जाए। वो सर्कुलर मोशन ही क्यों करना चाहिए? ताकि उस सैटेलाइट पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हो। उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही क्यों एक्ट होना चाहिए? बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग along the radius towards the center. So in order to balance it, opposite force should be along the radius and away from the center. Our centrifugal force is the same. Hence, हमको circular motion चाहिए. Getting me this? उल्टा जाएंगे तो क्या बोलेंगे? हमारा सैटेलाइट हाइट पे इसलिए बैलेंस्ड है क्योंकि उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस करना है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों आता है? क्योंकि वो सर्कुलर मोशन करता है। सर्कुलर मोशन क्यों करता है? ताकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रहा है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस कर सके। और सर्कुलर मोशन के लिए हम लोग जानबूझ के वर्टिकल वेलोसिटी देते हैं और उसको 90 डिग्री पे टर्न कर देते हैं ताकि फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाए, सर्कुलर मोशन का कंडीशन फुलफिल हो जाए और वो सर्कुलर पाथ पे घूमना चालू करे। इज दैट क्लियर सबको? कॉन्सेप्ट सबको समझा? अभी दोनों डायग्राम को आजू बाजू में ड्रॉ कर लो। सुबह का लेक्चर अच्छा दूसरा ठीक है, अपन आपका लेक्चर फिक्स कर देता हूँ 7:30 से 10। फिर आप जो फ्री होंगे रात को फोन करो, मैं आपको फोन करूँगा, तो हम लोग को फिक्स ही कर लेगा। ठीक है, तब मैं देखूंगा। चलो डन। हाँ मेरा बच्चा, एक ड्रॉ करेगा और एक नहीं ड्रॉ करेगा, बराबर है क्या? दोनों ड्रॉ करो। और इसके बाद 2 मिनट ले लो, कुछ अपने ओन वर्ड्स में कुछ लिखना है, जो भी आप समझ में आया आपके ओन वर्ड्स में लिखना है तो लिख लो बेटा, जैसा भी आपको समझ में आए अपने ओन लैंग्वेज में लिखो। हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, मारवाड़ी, भोजपुरी, जिसमें लिखना बेटा लिखो, कोई प्रॉब्लम। बस हमको याद रहना चाहिए, वो हमसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट।
ओके, लिख लिया बेटा सब लोगों ने? लास्ट 2 मिनट्स, लास्ट 2 मिनट्स। ओके, सी यहाँ पे भी हमको 3 वेलोसिटीज के बारे में पढ़ना बेटा। 3 वेलोसिटीज, बिल्कुल बोलेगा नहीं। फर्स्ट क्रिटिकल वेलोसिटी, ब्रैकेट में v सफिक्स c। दूसरा escape velocity, bracket में v suffix e, and next one is imparted velocity. Imparted velocity, v suffix I बोल सकते हैं। तो से यहाँ पे 3 velocities है, critical velocity, escape velocity, imparted velocity। तो बेटा तेरा मोबाइल ला इधर जल्दी। वहां पे रख दो, ठीक है? यहाँ देख बेटा, बाद में लिख छोटू, बाद में यहाँ देख। So 3 velocities, critical velocity, escape velocity, imparted velocity। अब इसमें से क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है? अब आप बताओ, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ पे हमारे सैटेलाइट के ऊपर क्या क्या फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं? दो, एक तो हमारा है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स Gmm by r square, और यहाँ पे दूसरा फोर्स कौन सा एक्ट हो रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसका फॉर्मूला mv स्क्वायर बाय r। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या करके रखा बेटा? बोलो, ऐसे बैलेंस करके रखा, बराबर है? ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है Gmm by r स्क्वायर, क्या वहां पे इस g का वैल्यू चेंज होने वाला है? ना। m चेंज होने वाला है? ना। स्मॉल m चेंज होगा? ना। और जो रेडियस है, जो सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व हो रहा है, एक बार जो हम लोगों ने ऑर्बिट फिक्स कर दिया, क्या वो चेंज होने वाला? नहीं। ये सारे टर्म्स यहाँ पे चेंज होने वाले नहीं है। मतलब उस सैटेलाइट को हमारा अर्थ एक फिक्स्ड फोर्स के साथ पुल कर, अब उसको बैलेंस करने वाला फोर्स कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल। उसका फॉर्मूला क्या है? mv स्क्वायर बाय r। अब इसमें स्मॉल m क्या है? उस सैटेलाइट का मास है। r क्या है? सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस। अब m और r को चेंज होने से रहा, ये दोनों तो चेंज नहीं होंगे। अब बच गया यहाँ पे v।
वेलोसिटी, मतलब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टोटली किस पे डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी। अब वो वेलोसिटी इतना तो होना चाहिए, वो इतना फास्ट तो मूव होना चाहिए बेटा, उस वेलोसिटी से क्रिएट होने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या कर सके? बैलेंस। फॉर एग्जांपल पाउच दिखाओ ना, अपना अपना पाउच दिखाओ बेटा। हाँ बेटा लाओ, ध्यान से देखो। अब इसका ऐसे वर्टिकल मोशन हो रहा है कि नहीं? सर्कुलर पाथ पे मूव हो रहा है कि नहीं? यहाँ पे वर्टिकल पाथ पे ऐसा मूव हो रहा है कि नहीं? तो ऐसा मूव हो रहा है कि नहीं? बराबर है, ऐसा मूव हो रहा है। अब इसको थोड़ा स्लो करता हूँ, स्लो करता हूँ, अब ऊपर जा पा रहा है? नहीं जा पा रहा है। क्यों? इसका जो वेट है किधर एक्ट हो रहा है? नीचे। अगर मैं ऐसा फास्ट मूव कर रहा हूँ, फास्ट मूव कर रहा हूँ, तो बेटा ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है? सेंट्रीफ्यूगल। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके बैलेंस, मतलब वेट से ज्यादा है या वेट को बैलेंस कर पाएगा, तब तो ये वर्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम पाएगा बेटा। नहीं तो देख ऊपर जाके देख ऐसा नीचे आ जाएगा, यहाँ पे जाके ऐसा नीचे आ जाएगा। एक ठीक उसी तरह से यहाँ पे इसका वेलोसिटी कितना होना चाहिए? उस वेलोसिटी से क्रिएट होने वाले ऊपर का, आई मीन अवे फ्रॉम द सेंटर का जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इस ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या कर सके? बैलेंस। नहीं तो बेटा हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स खींच के उसको कहां पे लेके आ जाएगा? तो वो वेलोसिटी कौन सा वेलोसिटी? वो वेलोसिटी जो या जिसकी वजह से क्रिएट होने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर लेगा, उस वेलोसिटी को बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। So what is critical velocity? Critical velocity is the horizontal velocity with which a satellite can revolve around the given planet. कोई भी एक प्लेनेट के सराउंडिंग में हमारा सैटेलाइट क्या कर सके बेटा? बोलो, रिवॉल्व हो सके। उसके लिए उसके पास कम से कम कितना वेलोसिटी होना चाहिए? उस वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे बेटा? क्रिटिकल वेलोसिटी। आया दिमाग में सबके? तो क्रिटिकल वेलोसिटी इज दैट वेलोसिटी with which a satellite can revolve around the given planet. Sure. तो critical velocity हो गया बेटा। Escape velocity क्या है? Escape velocity एक इंसिडेंस याद दिलाऊं, आप लोगों के लाइफ में हुआ ही रहेगा, ऑलमोस्ट सबके लाइफ में। एक पत्थर ले लो, लेते ही थे बचपन में, उसको अनेक धागे से बांधते थे। खासकर एक पतंग के टाइम पे बहुत सारा मांझा मिलता था, पता ना कोई ऐसा मांझा लटका है, पत्थर फेंक के खींचते थे, ये सब किया ही है बेटा। फिर मस्ती में क्या करते थे? मांझे को लेके ऐसा गोल गोल घुमाते थे, पत्थर को ऐसा गोल गोल घुमाते थे, तो ज्यादा जोश में आते थे तो ज्यादा जोर जोर से घुमाते थे, और एक ऐसा पॉइंट आता था बेटा जब वो पत्थर टूट के, स्ट्रिंग टूट जाता था, पत्थर टूट के उड़ जाता था। ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? हुआ ही रहेगा बेटा। समझ रहा है क्या हो रहा है? हम उस स्टोन को सर्कुलर मोशन करा रहे हैं, उस स्टोन के अंदर कौन सा फोर्स एक्ट होगा? और उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कौन बैलेंस करके रखा है? टेंशन। लेकिन जैसे जैसे हम वेलोसिटी बढ़ाते जाएंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ता जाएगा, और एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा बेटा कि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टेंशन से ज्यादा हो जाएगा और वो टूट के उड़ जाएगा। बराबर है बेटा? ऐसा हम लोग यूज करते हैं हमारे सैटेलाइट के केस में। मैंने बताया ना बेटा, सैटेलाइट को बनाना अपने आप एक बहुत बड़ा टास्क है, लॉन्च करना इस सब में बहुत बड़ा टास्क है बेटा। अब वो रिवॉल्व हो रहा है, हमको नेटवर्किंग मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट बोलते हैं ना हर चीज का एक एक्सपायरी डेट होता है, हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है बेटा। अगर वो सैटेलाइट अब डैमेज हो गया, खराब हो गया, तो क्या करेंगे? ये तो पॉसिबल नहीं है कि सैटेलाइट को फिर से नीचे लेके आओ, उसको रेक्टिफाई करो और फिर लॉन्च करो, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बेटा। ऐसा भी नहीं कि दो चार मैकेनिक को भेज दो, साइंटिस्ट लोग जाएं अपना रिपेयर करके वापस आ जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज होगा कि हम उसे रिमोट के थ्रू इतना ज्यादा एनर्जी दे दे, इतना ज्यादा वेलोसिटी दे दे
कि उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत बहुत ज्यादा हो जाए और ग्रेविटेशनल फोर्स को क्रॉस करके आई मीन ओवरकम करके वो इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी के बाहर चला जाए। फिर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी के बाहर वो कहां चला जाएगा कोई अंदाजा नहीं बेटा। बेटा पता हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है उसका बेटा हमारे पास इमेजिनेशन भी नहीं है। ऐसा कहते हैं, सिर्फ इसी से समझ लेना तुम लोग। अपने आप को सोचो बेटा, हमारा इंडिया एक एंड से दूसरे एंड जाने रहेगा ना बेटा, फिर भी कितने घंटे लग जाते एक एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए। प्लेन से मैं बात कर, ट्रेन की बात छोड़ो, प्लेन से अगर जाना है तो एक एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए कितना टाइम लग जाता है बेटा? मेरे को लग रहा है 5-6 घंटे तो चले जाएंगे, 5-6 घंटे तो जाएंगे बेटा। काश्मीर टू कन्याकुमारी 5-6 घंटे जाएंगे बेटा। सोचो यहाँ से यूएस जाने के लिए हमको 18 से 20-22 घंटे लग जाते हैं यूएस। तो सोचो ना बेटा हमारा इंडिया कितना बड़ा है, हमारे इंडिया के जैसे कितने कंट्रीज हैं हमारे वर्ल्ड में, कितने कंट्रीज हैं वर्ल्ड में? हाँ 304 तो मेरे को जहां तक पता है 304, चेक कर लेना, गूगल आंटी को पूछ लेना एक बार, जो भी कंट्रीज होंगे, जो भी कंट्रीज है। सोच बेटा, कहते हैं हमारे इंडिया से बड़े बड़े कंट्रीज हैं, तो सोचो कंट्रीज कितने बड़े होंगे, और ऐसे इतने सारे कंट्रीज, उसमें से बेटा बोलते हैं हमारे अर्थ पे 1/3 ही लैंड है, 2/3 तो वाटर है। तो सोचो वाटर वाला पोर्शन कितना ज्यादा है, और दोनों को मिला के हमारा अर्थ कितना बड़ा है। कहते हैं बाकी सारे प्लैनेट्स के कंपैरिजन में हमारा अर्थ छोटा सा प्लैनेट है। बोलते हैं हमारे अर्थ 27 अर्थ को मिलाएंगे तो एक वीनस बनता है। तो सोच बेटा वो कितना बड़ा होगा। ऐसे ऐसे 9 प्लैनेट्स को मिला के हमारा सोलर फैमिली है। तो सोचो सोलर फैमिली कितना बड़ा होगा बेटा। इतना मान लो, इतना मान लो, कहते हैं पूरे यूनिवर्स में हमारे इंडिया का नहीं, हमारे अर्थ का नहीं, हमारे सोलर फैमिली का एग्जिस्टेंस पॉइंट के बराबर। इस यूनिवर्स में हमारे पूरे सोलर फैमिली का एग्जिस्टेंस पॉइंट के बराबर है। तो हम लोग तो कीड़े मकोड़े भी नहीं है, आया ना बेटा, आया ना। तो बेटा इतने बड़े यूनिवर्स लोग कहां जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो बेटा हम उसको इतना ज्यादा वेलोसिटी दे देते हैं, इट मूव्स अवे फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ये हमारा क्या बेटा बोलो, स्केप वेलोसिटी। और लास्ट है इम्पार्टेड वेलोसिटी। इम्पार्टेड वेलोसिटी क्या है बेटा? व्हाट इज इम्पार्टेड वेलोसिटी? हम जिस वेलोसिटी के साथ भी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, with whatever velocity satellite is launched is called imparted velocity. जिस वेलोसिटी के साथ भी लॉन्च करेंगे वही उसका क्या हो जाता है, इम्पार्टेड वेलोसिटी। याद रहेगा तीनों भी डेफिनेशन। तो पहले तीनों डेफिनेशन फटाफट लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। जल्दी लिखो। 195 200 से ज्यादा है। मैं 304 204 में कंफ्यूज हूँ। 7204 पहले का 198 था, बाद में कितने सारे स्प्लिट हुए हैं हमारे इंडिया में, 3-4 हुए। ठीक है, हाँ बेटा बोल क्या हो रहा है। ठीक किया, गलत है लेकिन आजकल गूगल आंटी रिलायबल नहीं है। ठीक है चलो कोई बात नहीं, लिखो सब लोग, राइट डाउन क्रिटिकल वेलोसिटी ब्रैकेट में v सफिक्स c, राइट डाउन minimum horizontal velocity with which minimum horizontal velocity with which a satellite can revolve, I repeat once again, minimum horizontal velocity with which a satellite can revolve round the given planet,
is called critical velocity. Minimum horizontal velocity with which a satellite can revolve. A satellite can revolve around the given planet is called critical velocity. अगला लिखो escape velocity ब्रैकेट में v suffix e. ब्रैकेट में v suffix e. Escape velocity. And write down the velocity with which if a satellite if a satellite is launched and it moves away from the influence of gravity away from the influence of gravity and it moves away from the influence of gravity then it is called escape velocity. Then it is called escape velocity. Next लिखो imparted velocity. And write down the velocity with which imparted के लिए क्या लिखा ब्रैकेट में vi. The velocity with which a satellite is launched. The velocity with which a satellite is launched is called imparted velocity. ये बेटा यहाँ पे 5 केसेस सब है. Case 1, case 2, case 3, case 4, case 5. 5 cases are there. First case, write down. Still we are having 15 minutes. Don't worry. Write down. Case 1. लिखते जा मेरा बच्चा. Case 1 करके लिख. Case 1 बोले तो एक बाल. Okay. So क्या लिखा बेटा बोल? Case 1. If imparted velocity is much more smaller than critical velocity. If imparted velocity is much more smaller than critical velocity, तो क्या होगा बेटा? यहाँ देखो कंडीशन में क्या लिखेंगे उसके नीचे. ऐसा देखो, that is vi is much more smaller than critical velocity. हमारा imparted velocity critical velocity से बहुत कम. तो क्या होगा? ये हमारा अर्थ, ये हमारा सैटेलाइट,
ऊपर लॉन्च तो होगा, बट ऊपर का फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बिकॉज ऑफ दिस वेलोसिटी ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में बहुत कम है, उस पर जाने नहीं देगा ना बेटा। गयाराम आयाराम और सरफेस पे रह जाएगा, नहीं जा पाएगा बेटा, थोड़ी दूर ऊपर जाके फिर से वापस आ जाएगा, बिकॉज ऊपर का जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में बहुत कम है, बिकॉज वेलोसिटी कम दिया है ना, बहुत कम दिया है ना। सेकंड, अच्छा एक कंडीशन करके ऐसा ड्रॉ कर लो। अच्छा सुना सुनो 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 सुना, क्या लिखा? If imparted velocity is much more smaller than critical velocity, then it returns back to the Earth's surface. इसको कंटिन्यू कर दो। Then it returns back to the Earth's surface. Then it returns back. Then it returns back to the Earth's surface. Then it returns back to the Earth's surface. उसके बाद एक कंडीशन लिख के ड्रॉ करो। Case 2, case 2, if imparted velocity उसका टाइम आएगा बेटा, आएगा। If imparted velocity is just less than critical velocity, just less than critical velocity, just less than critical velocity, then it moves on parabolic path, then it moves on parabolic path and returns back to the Earth's surface. ये देखो, ये हमारा सैटेलाइट यहाँ पे आ तो गया, बट ऊपर का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम है, तो क्या होगा बेटा बोलो? और सरफेस पे आ जाएगा, डाउनवर्ड फोर्स इज मोर ना, धीरे धीरे खींचते खींचते और सरफेस पे लेके आ जाएगा। इसी को हम पैराबोलिक पाथ बोलते हैं, स्पाइरल पाथ बोलते हैं, स्पाइरल पाथ भी बोलते हैं और पैराबोलिक पाथ भी बोलते हैं। तो लिख लो बेटा, मतलब ऐसा लिख लो। कंडीशन कैसा लिखोगे? ऐसा कंडीशन कैसा लिखने वाले हो? यहाँ पे सिर्फ ऐसा लिखोगे, इफ जस्ट लेस देन ना, यहाँ पे लेस देन BC, ऐसा लिखो, जस्ट लेस देन BC। तो एक ही बार ऐसा दिखा दो, बस लेस देन का साइन एक ही रखो, और जो बहुत ज्यादा लेस था इसके लिए क्या लिखा था? बहुत ज्यादा लेस देन का साइन था। हाँ, और उसके बाद डायग्राम प्रॉब्लम, दैट इज करके ये लिखो, और उसके बाद डायग्राम प्रॉब्लम। ओके,
Third one, if imparted velocity, case 3, if imparted velocity is equals to critical velocity, if imparted velocity is equals to critical velocity, then अलग अलग केसेस है ना मेरा बच्चा. Okay, if imparted velocity is equals to critical velocity, then it revolves around the given planet. In circular orbit. तो सैटेलाइट यहाँ पे सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व होता है. डन. फोर्थ केस, दैट इज में क्या लिखोगे बेटा, बोलो यहाँ पे. दैट इज VI is equals to VC. और ऐसा डायग्राम ड्रॉ करो. दैट इज VI equals to VC. ऐसा डायग्राम ड्रॉ करो. Fourth case, if imparted velocity is more than critical velocity, but less than escape velocity. More than critical velocity but less than escape velocity. Then satellite moves on. Elliptical orbit. Then it moves on elliptical orbit. अंडा का शेप. It moves on elliptical orbit. तो यहाँ पे क्या लिखोगे? If VI is more than critical velocity but less than escape velocity. तो ऐसा होगा elliptical orbit पे रिवॉल्व. Okay, and last case, if imparted velocity is equals to or greater than escape velocity. Then it moves away from the influence of gravity.
then it moves away from the influence of gravity. Then it moves away from the influence of gravity. That is, Vi is greater than equals to V. चला away from the influence of gravity. ऐसा diagram draw कर लो, and that's all for the today. Okay, so next time we'll continue.